हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 18 अप्रैल 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। But before I start, I just want to say one thing, that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. अगर आपने अभी तक विजन IAS की फरवरी मंथ की पॉलिटी और इकोनॉमी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही में अगर आप इकोनॉमिक सर्वे का डॉक्यूमेंट कवर करना चाहते हैं एक ही दिन में और एफिशिएंटली इफेक्टिवली अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पे, क्योंकि अब प्रीलिम्स बहुत पास है और अगर आप में से किसी ने इकोनॉमिक सर्वे अभी तक कवर नहीं किया है सो इट कैन बी अ टास्क, स्पेशली मेंटली, क्योंकि काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, उसमें काफ़ी डिटेल्स होती हैं, ग्राफ्स होते हैं। तो चैनल पर 5 वीडियोस अवेलेबल हैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प वीडियोस हैं और साथ ही में होलिस्टिक, क्योंकि उसमें हर चीज़ बहुत ही डिटेल में कवर की गई है। साथ ही में जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस चैप्टर वाइज आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं वो भी डिस्कस किए गए हैं। कैसे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं वो भी डिस्कस किया गया है। साथ ही में मेंस के पर्सपेक्टिव से क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं उसकी डिस्कशन भी उन 5 वीडियोज में अवेलेबल है। आप एक ही दिन में बहुत आराम से पूरा इकोनॉमिक सर्वे कवर कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिवली। अब देखिए यहाँ पे जो आज का पहला आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन का एक आर्टिकल है। इट इज नथिंग बट एन इलैबोरेशन ऑन द थंबनेल यू जस्ट सॉ। लेकिन थंबनेल की एक्सप्लेनेशन से एक स्टेप हमें आगे जाना है। हम पहले यहाँ पे जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन लिखी है उसे डिस्कस करेंगे, कर्सरी रीडिंग देंगे, सब कुछ समझेंगे, लेकिन उसके बाद हमें क्या मेन से रिलेटेड हमें समझना है या पढ़ना है या प्रीलिम से रिलेटेड इस बार क्या इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसा कि हमने कल भी कवर किया था इस न्यूज आर्टिकल को द हिंदू में, तो वहां पे तो हमने इसे एक फैक्ट की तरह देखा था और हीट स्ट्रोक के बारे में समझा था कि क्या होता है हीट स्ट्रोक, इट्स अ बायोलॉजिकल फिनोमिनन, हाउ डज इट वर्क एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन आज हम देखेंगे कि क्या आपको प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से समझना है और पढ़ के जाना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू वुड एक्चुअली लर्न बहुत ही आसान तरीके कैसे आप चीजें याद कर सकते हैं। ओके तो देखिए यहाँ पे न्यूज क्या है। इन महाराष्ट्र हीट स्ट्रोक डेथ्स द क्रिटिकल फैक्टर ऑफ ह्यूमिडिटी। अगर देखिए आप एक और चीज मैं आपको शुरुआत में ही बताऊं, आप एस्से लिख रहे हैं, ऐसे क्लाइमेट चेंज पे कोई एस्से आया तो ऑफ कोर्स आप प्लीज इसको एक एनेक्डोटल वे में भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि पॉलिटिकल रैली हो रही है, वहां से 13 पीपल दे लॉस्ट देयर लाइव्स, व्हाई, बिकॉज ऑफ हीट स्ट्रोक एंड दे डिडंट इवन इमेजिन कि ऐसा होगा, है ना। तो हम और ये भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं बहुत बार जब भी मैं कोई एक डिजास्टर कवर कर रही होती हूँ तो मैं आपको बार बार ये चीज एम्फसाइज करती हूँ कि हमारा सारा ध्यान ऐसा लगता है कि अर्थक्वेक की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से कितनी डेथ्स हुई, है ना। हम यूजुअली इस तरह से चीजों को समझते हैं कि डिजास्टर का मतलब तो अर्थक्वेक ही होता है ना। लेकिन ये इन सारे हीट वेव्स की वजह से या कहीं पे एक लोकलाइज्ड जो डिजास्टर होता है उसकी वजह से भी अगर जान जा रही है, 6 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, एंड इस तरह की जब न्यूज आती है तो वो हम उसको कम कैसे आंक सकते हैं। दीज डिजास्टर्स इज ऑल्सो अ डिजास्टर ओनली, राइट। तो आई थिंक ये एक जब हम अभी डिस्कशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों हमें एक फुल फ्लेज्ड एक्शन प्लान की जरूरत है हीट वेव्स के ऊपर। क्योंकि क्लाइमेट चेंज अब एक यूफोरिया नहीं रह गया है कि क्लाइमेट चेंज हो ही नहीं रहा। जैसे मेंटल हेल्थ को लोग हेल्थ का पार्ट ही नहीं समझते, तो वैसे ही क्लाइमेट चेंज की वजह से कभी किसी की डेथ भी हो सकती है, वो हमें लग ही नहीं सकता। तो ऐसी कहीं कहीं चीजें आप अपने ऐसे अगर लिख रहे हैं तो यू टच अपॉन देम। ओके तो यहाँ पे देखिए न्यूज क्या है, आप जानते हैं 13 पीपल डाइड फ्रॉम एन एपरेंट हीट स्ट्रोक वाइल अटेंडिंग अ गवर्नमेंट अवार्ड फंक्शन। आप जानते हैं नवी मुंबई में संडे को एक गवर्नमेंट अवार्ड फंक्शन हो रहा था, उसको अटेंड करते हुए 13 लोगों की जान चली गई है। क्यों? हीट स्ट्रोक की वजह से। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, देखिए हीट स्ट्रोक क्या होता है। यूजुअली अगर हम अपने बॉडी के मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो जब भी कोई टेम्परेचर हाई होता है तो हमारा बॉडी स्वेट करता है। तो स्वेटिंग मैकेनिज्म इज अ वे हमारी बॉडी का टू टैकल टेम्परेचर राइज, ठीक है। तो स्वेटिंग फिर एक कूलिंग इफेक्ट देती है हमारी बॉडी को। लेकिन अब जब अचानक से 10 से 15 मिनट के अंदर जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, है ना, और अचानक से क्योंकि बड़ा है तो बॉडी को टाइम भी नहीं मिला कि वो स्वेट कर पाए, कूल ऑफ कर पाए, तो हीट स्ट्रोक हो जाता है और उसकी वजह से डेथ होती है। ये हमने कल भी देखा था। ओके तो लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर ही यहाँ मैटर नहीं करता, कुछ और भी है जो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप जानते हैं कि ये पॉसिबली बिगेस्ट
एवर हीट वेव रिलेटेड डेथ टोल है एक सिंगल इवेंट से जो हमने कंट्री में देखा है आज तक। और वैसे ही आप जानते हैं जो पोटेंशियल रिस्क है हीट वेव से रिलेटेड, और क्योंकि क्लाइमेट चेंज का एक फिनोमेना एग्जिस्ट करता है, हो रहा है, तो हीट वेव्स जो देखिए, अब ऑफ कोर्स आप जब अपने एल्डर्स से बात करेंगे तो वो बताएंगे आपको कि ऐसा पहले भी हुआ करता था। हीट स्ट्रोक तो ऑफ कोर्स होता ही है, दिस इज अ नेचुरल फिनोमेनन। लेकिन अभी क्या है, जो हमारा कंसर्न है वो बढ़ क्यों जाता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है ना, और उसकी वजह से जो हीट स्ट्रोक्स की, हीट वेव्स की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, ये वी एक्सपेक्टेड टू राइज। ठीक है, तो इसीलिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है और इसीलिए हमें पॉलिसी की भी जरूरत है। ओके, तो और आप साथ में जानते हैं कि अभी फेब्रुअरी आया ही था जैसे इस साल में, और कैसे हमने हीट वेव कंडीशंस देखनी शुरू कर दी थी, विच इज एन अनप्रेसिडेंटेड अकरेंस। ओके, और ऑल्दो जब काफी रेन्स की वजह से मार्च एक कूल मंथ था, तो दैट वाज फाइन इनफ, लेकिन प्रिडिक्शंस ये बताती हैं कि इस बार का जो समर है 2023 का, इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हॉट एंड सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर लाइकली टू एक्सपीरियंस मल्टीपल स्पेल्स ऑफ हीट वेव्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नवी मुंबई की अगर हम बात करें या मुंबई की बात करें जहाँ पे ये डेथ्स हुई हैं, ये तो एक हीट वेव कंडीशन को फेस भी नहीं कर रही एट द मोमेंट। मुंबई में हीट वेव कंडीशंस नहीं है। ओके, अगर हम आईएमडी के डेटा के हिसाब से देखें तो हीट वेव कंडीशन सिर्फ और सिर्फ अभी गैंजेटिक वेस्ट बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में यहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं एट द मोमेंट। मुंबई में थी भी नहीं, तब भी यहाँ पे हीट स्ट्रोक्स की वजह से डेथ हुई है। Okay, in most parts of Mumbai, maximum temperature on Sunday were in the range of 30 to 35 degrees। और 30, अभी देखिए जब मैं आपको बताऊंगी कि आपको प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से क्या पढ़ के जाना है, तो आपको पता चलेगा कि 30 to 35 डिग्रीज तो कहीं भी हीट वेव के आसपास भी नहीं है, काफी कम है उससे, फिर भी यहाँ पे हम इतना इसका इफेक्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी क्रूशल, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि टेम्परेचर अपने में ही एक पूर्ण फैक्टर नहीं है कि सिर्फ टेम्परेचर की वजह से ही ऐसे फेटल कंडीशंस हो सकती हैं। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर इन इटसेल्फ इज नॉट फेटल। यस, जब हम लेकिन हाई टेम्परेचर को हाई ह्यूमिडिटी के साथ कंबाइन कर देते हैं, तो इसकी वजह से बेसिकली हम हीट वेव्स देखते हैं कि डेडली बन जाती हैं। हाई टेम्परेचर प्लस हाई ह्यूमिडिटी की वजह से हम वेट बल्ब टेम्परेचर देखते हैं। ठीक है, वेट बल्ब टेम्परेचर, जिसकी वजह से हीट वेव्स बिकम डेडली। तो वेट बल्ब टेम्परेचर आप देखते हैं, देखिए प्रीलिम्स में क्या होता है कि इस तरह की टर्म्स कि सोलर जियो इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, या सोलर इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, जो हमने डिस्कस की है, या ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या है, ये टर्म हम देख रहे हैं। या फिर इस जगह, क्योंकि अब ये इतना बड़ा इवेंट बन गया है, इतना इट्स वेरी सैड, तो आपको ये पूछ लिया जाएगा कि वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है। तो आप खुद सोचिए, इसमें एक वर्ड है वेट और एक है कुछ टेम्परेचर या बल्ब टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर होगा इसका मतलब, और वेट मतलब ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी प्लस हाई टेम्परेचर, व्हेन दे बोथ कंबाइन टुगेदर एंड make the heat waves deadly, that is what we call wet bulb temperature situation। okay, तो ऐसा कुछ अपना क्रूड सा लॉजिक लगाइए और आंसर मार्क करके आइए अगर ऐसा कुछ आता है। ओके, अब देखिए मॉइस्चर कैसे आ गया। वैसे असूलन होना सिर्फ टेम्परेचर ही दिक्कत चाहिए, लेकिन मॉइस्चर की वजह से क्या होता है, जब देखिए एटमॉस्फेयर में हाई मॉइस्चर कंटेंट है। अब बिल्कुल अपना यहाँ पे बिल्कुल सिंपल साइंस लगाइए या फिर सिंपल ज्योग्राफी लगाइए कि जब एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी इतनी ज्यादा वाटर वेपर है, इतनी ह्यूमिडिटी है ना, तो वो सैचुरेटेड है, कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो जब आप फॉर एग्जाम्पल स्वेट कर रहे हैं तो इवेपोरेट ही नहीं हो रहा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो कैरिंग कैपेसिटी नहीं है ना वाटर वेपर्स की, उसमें तो ह्यूमिडिटी की कैरिंग कैपेसिटी एकदम सैचुरेटेड है, तो बॉडी वुड नॉट कूल डाउन बिकॉज इवेपोरेशन इज नॉट हैपनिंग। ओके, तो एज अ रिजल्ट जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है, इट इंक्रीजेज वेरी शार्पली एंड वेरी रैपिडली, एंड दैट बिकम्स फेटल। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली नवी मुंबई के केस में अभी हमें कुछ नहीं पता एग्जैक्टली ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो ये वन ऑफ द फैक्टर हो सकता है। और भी फैक्टर हो सकते हैं, कैसे कि जो लोग अटेंड कर रहे थे उस अवार्ड फंक्शन को, उसमें वो बहुत दूर दूर से ट्रैवल करके आए थे, तो एग्जॉस्टेड है ना, तो जब आप इतने थके हुए हैं तो ऑफकोर्स यू बिकम मोर वल्नरेबल टू हीट स्ट्रोक्स। आप जानते हैं कितना डिहाइड्रेशन हो जाता है, यू फटीग एंड ऑल दैट, तो ये चीज आप ये एक फैक्टर है।
अब देखिए ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि मेंस में भी क्या है, आपको बहुत हद तक अपनी कॉमन सेंस लगानी होती है, और प्रीलिम्स में भी अगर बाय चांस एक बहुत ही जर्नलिस्टिक क्वेश्चन बन जाए, जो कि प्रीलिम्स में आते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट स्ट्रोक रिलेटेड डेथ्स, है ना, देन उसमें एक हाई टेम्परेचर, फिर एक हाई ह्यूमिडिटी भी लिखा होगा, फिर उसके बाद फिटीग और एग्जॉस्शन लिखा होगा, बहुत ही जर्नलिस्टिक, जो आप अगर न्यूज़ पढ़ते हैं, आपस में चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, जनरली अवेयर हैं, तो आप आंसर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। रेजिडेंट्स ऑफ जनरल, अब देखिए वही चीज, अगर कोई बहुत ही कूलर प्लेसेस से ट्रैवल करके एक बहुत ही गर्म जगह पे आ गया, कोस्टल एरिया से आ रहा है कोई, तो दे आर मोर ससेप्टेबल टू प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू हीट, राइट। तो उनके केसेस में और वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है, पीपल विद अंडरलाइंग, और साथ ही में एक और ये देखिए कोमॉर्बिडिटी वाली चीज है, वो तो हर जगह रहेगी, अगर किसी को कोई और हेल्थ कंडीशन है, डायबिटीज या कोई भी ऐसा, तो वो हाई रिस्क पे होते हैं, ओके। अब साथ ही में इतनी बड़ी गैदरिंग में आप ऑफ कोर्स देखिए, जो गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि ओआरएस का, पानी का बंदोबस्त होना चाहिए हर तरह की चीज़ों में, राइट, आप जानते हैं ये। लेकिन अब इतनी बड़ी गैदरिंग है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर देयर, है ना, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हर एक इंसान के पास इमीडिएट एक्सेस पहुंचाया जाए पानी पीने के लिए, या फिर ओआरएस का घोल, है ना, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। सो वी डू नॉट नो हाउ क्विकली द पीपल रिसीव मेडिकल अटेंशन, तो हमें ये भी नहीं पता, क्योंकि मेडिकल अटेंशन टाइमली मिली नहीं मिली, तो हम अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते, ओके। तो अब देखिए, जो जो हमने अभी तक पढ़ा ना, ये अगर आप अपने मेंस में लिख रहे हैं तो यही सारी बातें लिख सकते हैं। अगर मैं कह रही हूँ कि मेडिकल अटेंशन में भी नहीं मिला होगा, तो आपका एक सोल्यूशन होगा कि टाइमली मेडिकल अटेंशन। अगर मैं कह रही हूँ ओआरएस का घोल या पानी की एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी, तो आप कहेंगे कि जो पब्लिक रैलीज हैं या फंक्शंस हैं इस तरह के ओपन एनवायरनमेंट में, उसमें ओआरएस और ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी शुड बी वेरी मच एक्सेसिबल, है ना, वॉलंटियर्स होने चाहिए, पानी सबको पहुंचा, है ना, तो ये आपके पॉइंट्स भी बन जाते हैं। नॉर्म्स फॉर पॉलिटिकल गैदरिंग्स, अब देखिए यहाँ पे एनडीएमए की वजह से, उनकी इंसिस्टेंस पे इलेक्शन कमीशन ने 2019 में, ठीक है, 2019 के जनरल इलेक्शन से जस्ट पहले सर्कुलेट किया था एक डिटेल्ड एडवाइजरी ऑन प्रिकॉशंस टू बी टेकन टू कंडक्ट द पोल्स, जहां पे हीट वेव लाइक कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही हैं एट द मोमेंट, ठीक है। तो जो इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं उनको एडवाइस किया गया था कि देखिए, हर एक पोलिंग बूथ पे, आप जानते हैं या आपने ऑब्जर्व भी किया होगा जब आप वोट करने जाते हैं, ठीक है, कि हर एक पोलिंग बूथ पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होना चाहिए, क्लीन टॉयलेट्स फंक्शनल होने चाहिए, है ना, जो कहीं पे बैठने की शेडी प्लेस, ट्रीज होने चाहिए, या कुछ ऐसा शेड होना चाहिए जिसके बिठा के जिसके नीचे रेस्ट करवाया जा सके, क्योंकि बहुत बार लोग बेहोश हो जाते हैं, और ये बहुत ही आम है। आप देखते हैं अपने कॉलेजेस में भी आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा हो जाता है गर्मियों के समय में, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज पोलिंग बूथ पे भी होनी चाहिए, मेडिकल किट्स होनी चाहिए। देर आर एडवाइजरीज फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, तो पॉलिटिकल पार्टीज अगर अपने पॉलिटिकल इवेंट्स या कैंपेन रैलीज को कंडक्ट कर रही हैं इलेक्शन सीजन के दौरान, तो उनके लिए भी एडवाइजरीज हैं। ये तो हमने पोलिंग बूथ के लिए देख ली, उनके लिए एडवाइजरीज क्या है कि उनको बेसिकली इंश्योर करना है कि वाटर, ओआरएस के पैकेट्स, मेडिकल किट्स, मोबाइल एम्बुलेंसेज वो रेडिली अवेलेबल हैं हर एक इवेंट पे आपके, ठीक है। तो अब बेसिकली ये रेलेवेंट किसके लिए हो जाती है, कर्नाटका इलेक्शंस के लिए, क्योंकि अब कर्नाटका इलेक्शंस आ रहे हैं, तो उसमें ये सारी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाना चाहिए, ओके। तो ये बेसिकली यहाँ पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो अभी तो हम ऐसा कुछ नहीं देख रहे हैं कि कर्नाटका में कुछ इस तरह का हीट वेव लाइक कंडीशन होगा, लेकिन देखा तो हमने मुंबई में नहीं था, है ना, मुंबई में भी हमें एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ। सो वी हैव टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस, फ्यूअर हीट रिलेटेड डेथ्स। अब देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा ये टेबल देखिए, और ये आई वुड सजेस्ट कि आप इस तरह का कोई डेटा, ऑफ कोर्स आप अपने विजन आईएएस के मैगजीन्स में इन्वायरमेंट सेक्शन में आपका आएगा, तो आप उसे वहां से कवर कर सकते हैं, पर फिर भी हम एक बार देख लेते हैं, आपको अगर यहाँ से याद रह जाए तो गुड इनफ, ओके। कि 2010 में आप देखिए, जो मैंने हाईलाइट किया है, 2010 में जो हीट लिंक्ड डेथ्स हैं वो 269 थी, और 2020 में, तो यानी कि अगर हम एक डेकेड में देखें तो 10 साल में बेसिकली 4 हो गई, तो आप देख सकते हैं कि डेफिनेटली एक स्टार्क या ड्रास्टिकली डिक्लाइन हुई है। ड्रास्टिकली वर्ड यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठता है, ठीक है। तो ये आपके प्रीलिम्स में भी आ सकता है, 2010 से 2020 में, इस डेकेड में हमने ड्रास्टिकली डिक्लाइन होते देखा है। तो आपको लगेगा अभी रिसेंटली हमने डेथ्स देखी है, तो ड्रास्टिकली डिक्लाइन तो नहीं होगा, बड़ा ही होगा, है ना, क्लाइमेट चेंज भी बढ़ रहा है, तो बड़ा ही होगा डेफिनेटली, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा ये डेटा देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हीट वेव्स, ऑफ कोर्स देखिए ये क्यों हुआ है, क्योंकि हीट वेव्स की मैनेजमेंट हैज गॉन अप,
है ना, उसमें हमने इम्प्रूवमेंट देखी है पास्ट फ्यू ईयर्स में। इसीलिए हम जो शार्प या ड्रास्टिक डिक्लाइन देख रहे हैं डेथ्स में विच आर कॉज्ड ड्यू टू हीट वेव्स। ऑलमोस्ट एवरी वल्नरेबल स्टेट नाउ हैज अ हीट एक्शन प्लान इन प्लेस एंड दैट यू वेरी वेल नो, consisting mainly of early warning, provision of water, ORS at public places and flexible working hours in offices and education institutions. Special arrangements की जाती हैं जो outdoors work कर रहे हैं उनके लिए। आप जानते हैं जैसे अगर हम अभी बहुत रिसेंटली हमने कच्छ एरिया की बात की थी, जैसे अगर कोई नमक के बिजनेस में है तो आपको जो विमेन भी हैं दे हैव टू वर्क आउटडोर्स, और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज है उनके ऊपर है, राइट, हीट वेव्स का, हीट स्ट्रोक्स का। तो समथिंग हैज टू बी प्रोवाइडेड टू देम, फैसिलिटीज हैव टू बी देयर, नो दे हैव टू बी रेडी। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी गाइडलाइंस एग्जिस्ट करती हैं और इन्हीं की बदौलत हम बेसिकली डिक्लाइन देख पाए हैं इन द 10 years। जैसे कि मैंने आपको बताया 2010 से 2020 के बीच में रिपोर्टेड हीट वेव रिलेटेड डेथ्स जो हैं भारत में दे हैव गॉन डाउन। ओके, सो कितना 90% से दे हैव कम डाउन। तो 90% तो ड्रास्टिक से भी ड्रास्टिक होता है, नहीं, हीट वेव्स फेटलिटीज हैड पीक्ड इन। तो लेकिन यहाँ पे देखिए एक आउटलायर भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया 2015 में 2040 हमने डेथ्स देखी थी, विच इज ऑफ कोर्स यहाँ पे पीक देख सकते हैं हीट रिलेटेड डेथ्स की। दिस वॉज द टाइम एंड स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने अपना हीट एक्शन प्लान्स को अडॉप्ट करना शुरू किया, इम्प्लीमेंट करना शुरू किया इसके बाद। तो इस वजह से डेथ काउंट हैज डेफिनेटली गॉन डाउन। ऑल्दो हमने 2022 में भी दोबारा 33 डेथ्स देखी हैं। वो इसलिए भी हो सकता है देखिए कि बेटर रिपोर्टिंग हो रही है। वही जो आर्ग्यूमेंट है जो हर जगह अप्लाई होता है कि अगर हम दिल्ली के केस में या फिर कुछ इस तरह की मेट्रोपॉलिटन सिटीज के केस में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा डाउरी रिलेटेड केसेस या सबसे ज्यादा जो हम बहुत इस तरह के केसेस देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, सबसे ज़्यादा इसमें क्यों आते हैं? क्योंकि ऑल्दो सबसे एडुकेटेड सोफिस्टिकेटेड ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ही जगहें हैं। तो इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी है कि देखिए ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे बेटर रिपोर्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे जनरल अवेयरनेस ज़्यादा है, लोग अपने राइट्स के बारे में, लिटरेसी है यहाँ पे लोगों में, है ना, अवेयरनेस है, तो इसीलिए बेटर रिपोर्टिंग हो सकती है, एक ये भी चीज़ है। लेकिन ऑफकोर्स ये एक हद तक ही अप्लाई होता है ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे भी ये जो पॉइंट है एक हद तक अप्लाई होता है बिकॉज ऑफ बेटर रिपोर्टिंग, हम ज़्यादा डेथ्स देख रहे हैं। ऑफ कोर्स उस पर थोड़ी रीजंस ये भी हैं कि क्लाइमेट चेंज एंड ऑल ऑफ दैट, कुछ और भी हमें करने की ज़रूरत है, कुछ और स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। और स्पेशली ये जो नवी मुंबई का इंसिडेंट हुआ है, इस जैसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। हमने देखी हैं डेथ्स बहुत बार, लेकिन वो सिंगल इवेंट से ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ही बारे में इतना ज़्यादा हमने कुछ फेटलिटीज़ देखी हो। More intense heat waves. The summer this year is predicted to be excessively hot, जैसा कि हमने देखा। अब क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो ला नीना का जो 3rd year था, it has gone। आप जानते हैं ला नीना फेज has come to an end almost, है ना। तो एल नीनो आ रहा है, एल नीनो, ला नीना, आईओडी हमने कल बहुत डिटेल में डिस्कस किया, पहले भी कर चुके हैं। तो एल नीनो का ईयर आ रहा है, आप जानते हैं अपने ड्राउट्स के लिए जाना जाता है एल नीनो एंड ऑल ऑफ दैट। ऑल्दो हमारा जो IMD है उनकी ये प्रिडिक्शन है कि हम नॉर्मल ही रेनफॉल देखेंगे। क्यों हो सकता है ऐसा? क्योंकि आईओडी भी हो सकता है जो एल नीनो को काटता है। ये सब कुछ हमने कल डिस्कस किया, बट स्टिल एक कंसर्न तो है। वी नेवर नो, सी यू कैन नॉट शॉर्ट एकदम आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इन्वायरमेंट को, वेदर को, क्लाइमेट को, एकदम ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत बार हमारी बहुत प्रिडिक्शंस है, ऑल्दो मैक्सिमम टाइम्स में ऐसा वर्क करता है, पर बहुत बार हमारी प्रिडिक्शंस गलत हुई हैं because of certain unprecedented events. Of course not that हमारी organizations चाहे वर्ल्ड की या हमारे कंट्री की, they are not effective, yes they are, but certain चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हाथ के बाहर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही देख रहे हैं। शॉर्टफॉल इन रेंज इज ऑलरेडी बीइंग एप्रीहेंडेड, तो वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं, ठीक है। अब देखिए ये सब कुछ जो यहाँ पे रेलेवेंट था हमने देख लिया। अब आपके प्रीलिम्स से रिलेटेड जो यहाँ पे रेलेवेंट था वो भी हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन और क्या, मेरी आपको सिंसियर सजेशन ये है कि जो क्राइटेरिया है कि हीट वेव डिक्लेयर कब की जाती है, आप प्लीज वो क्राइटेरिया के जो पॉइंट्स हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे नंबर्स हैं कि प्लेन्स के लिए 40 डिग्री सेल्सियस, हिली रीजन्स के लिए 30 डिग्री सेल्सियस, है ना, ऐसे कुछ वो है, ठीक है। बहुत सारा डेटा है उसमें, डेटा नहीं न्यूमेरिक्स है, ठीक है। तो
ये कुछ एक क्योंकि इतना बड़ा इवेंट है ये या फिर इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए न्यूज़ है, तो प्लीज़ ये 3-4 जो पॉइंट्स है याद करके जाएंगे क्राइटेरिया के। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपका सिर्फ जो क्वेश्चन आ रहा है प्रीलिम्स में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग अ हीट वेव आर करेक्ट, है ना, तो अब आप खुद सोचिए उसमें एलिमिनेट कैसे करेंगे अगर हर एक स्टेटमेंट में ही कोई 40, 50, 45, 5, 6 ऐसा कुछ लिखा है, तो एक दो स्टेटमेंट तो आपको आनी चाहिए। तो आप क्या करिए, आप याद करने की मत कोशिश कीजिए, आप उसे पढ़िए। अभी मैं बोलूंगी, आप शॉर्ट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा और आप इस तरह से पढ़िएगा, ठीक है। तो आप पढ़िए, उसमें से कुछ एक आधी स्टेटमेंट तो याद रह ही जाएगी और वहीं वहां पे आपको एलिमिनेट करने के लिए हेल्प करेगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं होती कि हमें कुछ याद ही नहीं है, प्रीलिम्स के पहले तो सब कुछ पढ़ना होता है। इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। अब देखिए आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम डिजास्टर्स और क्लाइमेट चेंज और ये सब कुछ बहुत पढ़ रहे हैं, राइट। तो आपने और आपने इस बार के 2022 के ही पेपर में देखा होगा मेंस के कि साइक्लोन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है कि साइक्लोन में जो कलर बैंडिंग सिस्टम है, हाउ डज इट वर्क, जिसमें ग्रीन बैंड, ऑरेंज बैंड, रेड बैंड है ना, जो बेसिकली साइक्लोन की वार्निंग से रिलेटेड के सीवियर साइक्लोन है जैसे भी है ना, तो वो अगर क्वेश्चन आ सकता है और अगर आपको वो नहीं आता और आपने नहीं कवर किया, तो वो आंसर आप क्या लिख के आओगे? साइक्लोन की ज्यादा से ज्यादा डेफिनेशन लिखाओगे, तो उस पे उसके आगे कुछ भी लिखोगे उस पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए मेरी सजेशन आपको ये है कि आप प्लीज हीट वेव का अगर क्राइटेरिया पूछा जाए, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग अ हीट वेव, है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट रीजन, जैसे प्लेन्स के लिए अलग है, हिली रीजन के लिए अलग है, एंड ऑल ऑफ दैट, अगर क्वेश्चन में ही डायरेक्टली पूछ लिया गया, जो अब क्योंकि ना यूपीएससी का जो कोटा है वो एग्जॉस्ट हो गया है कि जो जितने पॉसिबल क्वेश्चन थे सिलेबस के बिल्कुल शॉर्ट वो पूछ लिए गए हैं, अब कितनी बार रिपीट करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो कुछ फैक्चुअल हो, जिसमें प्रीलिम्स की इंफॉर्मेशन आती हो आपकी, तो अब आप प्लीज पढ़ के जाइए, ठीक है। तो हम देखिए, पहली बात तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मेंस में आता है तो हीट वेव को डिफाइन कैसे करोगे? बहुत सिंपल। हीट वेव क्या है? हीट वेव इज अ पीरियड ऑफ abnormally हाई टेम्परेचर्स usually during May to June, and it might extend until July also. तो बेसिकली आप ऐसा कुछ मई टू जून, जुलाई, abnormally high temperatures, ये 2-3 कीवर्ड्स हैं, आपने अपने इंट्रोडक्शन में लिखे हैं, योर वर्क इज डन, ओके। तो बेसिकली आपको देखिए फिर थोड़ा सा डेटा भी लिख सकते हैं, आप लिख दीजिए कि ऑफ कोर्स आप बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं नवी मुंबई के इंसिडेंट को भी, ऑल्दो आपका मेंस आएगा तब तक क्या होगा क्या नहीं हमें नहीं पता, क्या कोई पॉलिसी आ जाए, कुछ आ जाए तो ऑफ कोर्स ठीक है। तो अब देखिए आप ये भी लिख सकते हैं कि IMD की अगर हम बात करें तो हमारे, अगर हम इंडिया में बात करें, या आपके प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, जो नंबर ऑफ हीट वेव डेज हैं, ठीक है, दे हैव गॉन अप। तो 1981 टू 90 का अगर आप डेटा देखोगे तो 413 यानी कि 413 हीट वेव डेज थे इस पीरियड में, इस डेकेड में। लेकिन अब 2011 से 2020 वही वाला जो हम टाइम यहाँ देख रहे हैं, इसमें जो हीट वेव डेज हैं, ठीक है, तो वो 600 हो चुके हैं, 413 से 600 हो चुके हैं। तो मतलब हमने यहाँ पे भी आप कह सकते हैं शार्प राइज देखा है इन द नंबर ऑफ हीट वेव डेज। अब क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो रहा है, ओके। अब हम आ जाते हैं क्राइटेरिया क्या है हीट वेव को डिक्लेयर करने का। देखिए बहुत ही पॉइंट वाइज मैं बोलूंगी और बहुत ही सिंप्लीफाई करके और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है हीट वेव में, जैसे मैंने बोला abnormally हाई टेम्परेचर्स, तो पॉइंट नंबर 1 क्राइटेरिया ये है कि अगर अगर एक स्टेशन पे, और वो स्टेशन मतलब एक रीजन, ठीक है, या एक प्लेस, तो एक स्टेशन अगर प्लेन्स कैटेगरी में आता है, वो प्लेन एरिया है, ठीक है, तो उसमें एटलीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर होना चाहिए कि उसको कंसिडर किया जाए हीट वेव के लिए, ओके। याद आप रख लेंगे इतना तो। और अगर हम बात करें हिली रीजन्स के लिए, अगर एक स्टेशन हिली रीजन है तो उसके केस में एटलीस्ट 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए कि उसे कंसिडर किया जाए, मैक्सिमम टेम्परेचर की मैं बात कर रही हूँ, कि उसे कंसिडर किया जाए हीट वेव के लिए, ओके। सो यू आर डन विद द पॉइंट नंबर 1। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि अगर जो नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर है एक स्टेशन का, इट इज लेस देन और इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस, तो जो ऑफ कोर्स देखिए यूजुअली जो नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर है एक स्टेशन का वो 40 डिग्री सेल्सियस से के इक्वल या उससे कम ही रहता होगा। हम ये अज्यूम कर रहे हैं नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में यही होता है, नॉर्मल स्टेशंस में, ठीक है। तो इस केस में बेसिकली अगर आपका 40 डिग्री सेल्सियस या उससे कम नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है नॉर्मल, तो
अगर आपका जो बेसिकली जो भी आपका आज का टेम्परेचर है ना, वो और उसमें हम बेसिकली इंक्रीज देख लेते हैं 5 to 6 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम द नॉर्मल टेम्परेचर, देन इट इज कंसिडर्ड टू बी अ हीट वेव कंडीशन। ओके, एग्जाम्पल देती हूँ मैं इसका आपको। फॉर एग्जाम्पल जो नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर एक स्टेशन का रहता है वो 35 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस है। और आज बेसिकली जो बेसिकली है वो 40 डिग्री सेल्सियस है या 41 डिग्री सेल्सियस है। ये 5 to 6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है फ्रॉम द नॉर्मल टेम्परेचर, है ना। सो इट इज़ कंसिडर्ड अ हीट वेव कंडीशन। अगर हम थर्ड पॉइंट पे आए, एक और चीज आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर 7 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर से एक नॉर्मल स्टेशन में, ठीक है, तो उसमें हम सीवियर हीट वेव कंडीशन उसे कहते हैं। तो ये 7 डिग्री सेल्सियस वाला आपको पता होना चाहिए। लेकिन अब हम एक ऐसे स्टेशन को, एक एक्सेप्शनल स्टेशन को देखते हैं जहाँ पे नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर ही 40 डिग्री से सेल्सियस से ज़्यादा रहता है। जैसे राजस्थान की कोई एक जगह है, वहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, ठीक है। तो उस केस में बेसिकली हीट वेव कंडीशन में बैरियर थोड़ा कम हो जाएगा कि थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, हमने हीट वेव डिक्लेयर कर दी। पहले इतना ज़्यादा है, थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया तो हीट वेव बन गई। तो यहाँ पे बेसिकली 4 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस अगर आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो ज़्यादा है आपके नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर से, ठीक है, तो उसे हम हीट वेव कंडीशन कह देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली जो सीवियर हीट वेव की कंडीशन का क्राइटेरिया भी 1 डिग्री सेल्सियस लो है, यानी कि 6 डिग्री सेल्सियस है। यूजुअली क्या होता है 7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपके प्रेलिम्स के परस्पेक्टिव से एक बहुत ही रेलेवेंट स्टेटमेंट बनती है कि अगर देखिए जो एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर है, एक्चुअल जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो अपने इंस्ट्रूमेंट से, एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर वो 45 डिग्री सेल्सियस ही रह रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर ही 50 डिग्री सेल्सियस है या कुछ भी ऐसा, तो हीट वेव डिक्लेयर की जाती है। 45 डिग्री सेल्सियस इज द नंबर यू मस्ट रिमेंबर। अगर आपका एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर इससे ज्यादा है तो हीट वेव कंडीशन डिक्लेयर की जाती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए अगर हम एक डिस्कशन थोड़ी आगे करें जो आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हीट वेव्स का एक बहुत ही शार्प इम्पैक्ट होता है हमारी इकोनॉमी पे। बिल्कुल, देखिए जो आपके GS3 के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो बेसिकली सेक्शंस को मर्ज करके पूछे जा रहे हैं कि अगर थोड़ी सी इन्वायरमेंट है तो थोड़ा ज्योग्राफी भी है, थोड़ा इन्वायरमेंट है तो थोड़ी इकोनॉमी भी है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो आपको इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है हीट वेव्स के वो तो डेफिनेटली कवर करके जाने, और घुमा फिरा के हर इम्पैक्ट इकोनॉमी की है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगी कैसे। देखिए पहली बात तो अगर आप फॉर एग्जांपल जो वर्कर की प्रोडक्टिविटी है, एग्जॉस्टेड रहोगे, फटीग है ना, डिहाइड्रेशन, तो ऑटोमेटिकली वर्कर्स प्रोडक्टिविटी वुड गो डाउन एंड इट वुड इम्पैक्ट द इकोनॉमी। सबसे पहला इम्पैक्ट तो ये है और डायरेक्ट इम्पैक्ट है। फिर हम आते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। अब हम एग्रेरियन इकोनॉमी है, 45% से ज़्यादा हमारी जो आज भी पॉपुलेशन एंगेज्ड है वो एग्रीकल्चर में है। तो आप बिल्कुल अभी रिसेंटली जब हमें हीट वेव, आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, अभी हमने इतने न्यूज़पेपर्स में डिस्कस किया कि हीट स्ट्रेस को कॉम्बैट करने के लिए जो IARI है और वो एक नई तरह की वीट की वैरायटी भी लेके आए हैं, है ना, हमने वो भी डिस्कस की। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो वीट क्रॉप्स हैं हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, वो हिट हो रहे हैं। इनफैक्ट आप जानते हैं कि बहुत सारी रिपोर्ट ये बताती हैं कि हीट वेव्स की वजह से जो हमारी वीट प्रोडक्शन है इट कुड गो डाउन बाय से 6 to 7%। तो आप ये लिखिए। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? अब आप यहाँ पे मिक्स्ड फार्मिंग या डेयरी फार्मिंग का एक पॉइंट बना के ऐसे लिख सकते हैं कि लाइफ स्टॉक इज ऑल्सो वल्नरेबल टू हीट वेव्स। यस, मिल्क यील्ड वुड गो डाउन, ठीक है। ये तो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ये एक रिसर्च पेपर है जो ये बताता है कि देखिए जो 2100 की जो शताब्दी आएगी या बाय ईयर 2100 जो मिल्क यील्ड्स हैं इंडिया के, दे वुड ड्रॉप बाय 25%। क्यों? क्योंकि हीट स्ट्रेस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल एक पॉइंट ये बन गया। 3-4 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। और आप सोचिए, बिल्कुल कॉमन सेंस लगाइए कि क्या हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी यूजेज वुड गो अप, यस। और इलेक्ट्रिसिटी यूजेज आप जानते हैं वैसे ही नदर्न इंडिया में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ये इम्पैक्ट होगा हमारी इकोनॉमी पे। और क्या आप सोच सकते हैं इकोनॉमी का अगर हम एक फैक्टर देख रहे हैं
तो हमने वर्कर की प्रोडक्टिविटी देख ली, एग्रीकल्चर डायरेक्टली, लाइफ स्टॉक देख लिया, हमने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन देख ली, है ना। तो और आप इस बारे में अगर हम करें कि सिर्फ और सिर्फ जो वीकर सेक्शंस हैं फॉर एग्जांपल या वल्नरेबल सेक्शंस हैं, है ना, दे वुड बी मोर इम्पैक्टेड, पुअर पीपल, या जो आउटडोर्स ही वर्क करते हैं, फॉर एग्जांपल पॉट्स पेंट करना बाहर बैठ के किसी का काम है, तो इस तरह का जो सेक्शन है जो इस तरह के एम्प्लॉयमेंट में है, व्हाट वुड हैपन टू देम। ओके, तो ये अगर बाकी हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें इकोनॉमी से बढ़ के, तो फूड सिक्योरिटी इम्पैक्ट हो जाएगा। वही एक आप कह सकते हैं कि वीट, और अगर एग्रीकल्चर इम्पैक्ट होगा तो फूड सिक्योरिटी भी तो इम्पैक्ट होगी, ह्यूमन मोर्टालिटी होगी, ये सारे पॉइंट्स आप बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखने के बाद एक और फिर क्वेश्चन का सब क्वेश्चन बन सकता है कि फिर क्या लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज लेनी चाहिए इंडिया को, इफ वी वांट टू से अडेप्ट टू और मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव्स। तो पहली बात तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हीट वेव्स एक्शन प्लान। ओके, तो हमें बेसिकली इफेक्टिव डिजास्टर अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज चाहिए, मोर रोबस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज चाहिए हीट वेव जोन्स के लिए। ओके, पहली बात तो मैपिंग कर लो, हीट वेव जोन से रिलेटेड प्रॉपर मैपिंग करो। जैसे अगर हमने जोशीमठ से रिलेटेड जब डिस्कस किया कि माइक्रो जोनल मैपिंग होनी चाहिए, तो वैसे ही हर एक इस तरह के डिजास्टर की आप बैठिए और प्लीज हर चीज की मैपिंग कीजिए। ठीक है, और एक कॉम्प्रिहेंसिव हीट वेव एक्शन प्लान लेके आइए। ठीक है, तो और देखिए बात क्या है ना कि हीट वेव रिलेटेड जो डेथ है ना वो प्रिवेंटेबल है, ये बात आप जानते हैं। क्या करना है आपको बस उस पर, है ना, ORS, वाटर अवेलेबिलिटी, प्रॉपर वर्किंग आवर फ्लेक्सिबिलिटी, और ये सब ये हमने इम्प्लीमेंट किया तो देखा ना हमने रिजल्ट, यहाँ पे 2000 से सीधा 4 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गाइडलाइंस आई। तो बिल्कुल जब हमें पता है तो यू कैन डेफिनेटली वर्क ऑन इट। ओके, तो अब जब अपना लॉन्ग टर्म ऐसा एक्शन प्लान बना रहे हैं तो आप लिखिए कि उसमें ह्यूमन लाइफ, लाइफ स्टॉक, वाइल्ड लाइफ, उनसे रिलेटेड सब कैटेगरीज पे उसे डिटेल बताइए कि कैसे काम करना है, एक्शन करना है। ठीक है, और आप क्या सोच सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, जैसे कि हमने यहाँ भी पढ़ा, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, पब्लिक अवेयरनेस। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया को या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अगर हर चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है आज के टाइम पे, अगर आप जानते हैं चाहे वो ऑपोजिशन है चाहे वो रूलिंग पार्टी है, किसी भी सरकार की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे स्पेसिफिकली, बट सोशल मीडिया के एज की बात कर रहे हैं, जो हर चीज़ को अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो हर इस तरह के मैसेज की हीट वेव हो गया, यू शुड बी सेफ एंड यू शुड बी डूइंग दिस एंड दैट, व्हाई नॉट दिस, प्लीज़ पब्लिक अवेयरनेस फैलाइए। तो ये एक पॉइंट है। ओके, और क्या आप जो आप नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज पढ़ते हैं या नेशनल कूलिंग एक्शन प्लान जो है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, नेचर बेस्ड सोल्यूशंस लेके आइए, है ना, क्लाइमेट चेंज के साथ डील करने के लिए। और सबसे पहली बात तो देखिए हीट वेव्स को नेचुरल डिजास्टर रिकॉग्नाइज कर दीजिए। इट इज लॉन्ग ड्यू, इट हैज बीन लॉन्ग ड्यू, बहुत सालों से इस पे बातचीत चल रही है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच शुड डेफिनेटली बी डन। ओके, तो ये आप लिख सकते हैं। अब देखिए आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से एक और टर्म है जो पूछी जा सकती है, पैसिव कूलिंग टेक्नोलॉजी। क्या होती है पैसिव कूलिंग टेक्नोलॉजी, जो आप बिल्कुल ऑफ कोर्स एक पॉइंट भी बनता है आपके मेंस में यहाँ पे, सस्टेनेबल कूलिंग या पैसिव कूलिंग टेक्नोलॉजी टू बी अडॉप्टेड इन से हाउसेज और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स और कमर्शियल बिल्डिंग्स, है ना। अगर आप अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को कर्ब करना चाहते हैं सिटीज में, तो आप क्या करें, आप अपने जो घर बना रहे हैं उसका डिजाइन, पैसिव कूलिंग का मतलब क्या होता है, पैसिव कूलिंग का मतलब जब आप अपना घर का डिजाइन ऐसा रखें, बिल्डिंग डिजाइन ऐसा रखें कि उसमें हीट गेन को कर्ब किया जाए और इंक्रीज किया जाए हीट लॉस को। अब ये कैसे होगा, वेंटिलेशन ढंग से रखो, है ना, हीट गेन कम हो तो आप क्या करें कि सीजनल चिक्स जो आती हैं या शटर्स जो आते हैं, आप जानते हैं, समझ गए होंगे अभी तक अगर आप विंडोज देखें तो, ताकि हीट गेन ना हो। हीट लॉस के लिए आप जानते हैं, अब साथ शेड्स भी लगा सकते हैं, सीजनल शेड्स भी हो सकते हैं कि गर्मियों में शेड्स लगा दिए विंडोज पे ताकि अंदर हीट ना आए, है ना। तो ऐसे वेंटिलेशन प्रॉपर हो, हीट लॉस प्रॉपर हो रहा है, चिमनीज है, बहुत सारी ऐसे करके पैसिव टेक्नोलॉजी का मतलब ये है, पैसिव कूलिंग टेक्नोलॉजी का, उसे अडॉप्ट कीजिए। और क्या आप लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं कि डार्क रूफ्स जो है ना, देखिए रूरल एरियाज में इतनी गर्मी नहीं है, सिटीज में ज्यादा है, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो घर हैं वो डार्क रूफ्स से कवर्ड हैं। रोड्स, पार्किंग लॉट्स, ये सारे ऐसे मटेरियल से बने हैं जो अब्जॉर्ब करते हैं और रिटेन करते हैं हीट को। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, जो डार्क सर्फेसिस हैं उसे लाइटर और
इस तरह के किसी रिफ्लेक्टिव मटेरियल को यूज करके रिप्लेस करना है, ठीक है। और ऑफ कोर्स एक जो पॉइंट आप लिखेंगे वो तो ये है कि क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स हम बना ही रहे हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, है ना, तो ये चीज आप लिख सकते हैं। आई थिंक इससे ज्यादा हीट वेव से रिलेटेड आपके लिए कुछ भी नहीं रेलेवेंट। Why Putin critic Kara Murza has been sentenced to 25 years in jail? Well, this is not something new. This has been with every Putin critic. ठीक है, तो जो एक व्लादिमीर कारा मुर्जा एक रशियन एक्टिविस्ट और फॉर्मर जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं। 16 साल की उम्र में इन्होंने जर्नलिज्म ज्वाइन कर लिया था। इनको 25 साल की सजा हुई है, ठीक है, मॉस्को के कोर्ट द्वारा। क्यों? क्योंकि इन्हें ट्रीजन और मिलिट्री को डेनिग्रेट करने के चार्ज में गिल्टी पाया गया है इनको, ठीक है। तो ट्रीजन आप जानते हैं, जब आप अपनी कंट्री को बिट्रे करते हैं, और डेनिग्रेटिंग द मिलिट्री मतलब इन्होंने मिलिट्री पे कुछ एलिगेशंस लगाई हैं, तो इस वजह से, ठीक है। तो आप जानते हैं दिस इज द हार्शेस्ट सेंटेंस ऑफ इट्स काइंड सिंस द रशियंस लास्ट ईयर पास्ट। आप जानते हैं कि एक लॉ आया रशिया में जो किसी भी तरह की क्रिटिसिज्म अगर आर्म्ड फोर्सेस की, क्योंकि वो आप ही की कंट्री के लिए लड़ रहे हैं बैटल फील्ड पे, अगर आप उन्हें क्रिटिसाइज करेंगे या फिर जो कंट्री का डिसीजन है टू गो टू वॉर अगेंस्ट यूक्रेन, क्योंकि वो आप जैसे डीनाजिफिकेशन जैसे पुतिन कहते हैं हम कर रहे हैं यूक्रेन की, तो आप उस पर सवाल उठाएंगे तो वो आपको उसमें सेंटेंस दिया जाएगा। और वही उसी के को लागू किया गया है बेसिकली कारा मुर्जा के ऊपर, ओके। तो आप जानते हैं कि जब उन्हें कोर्ट में ये सेंटेंस मिला तो कारा मुर्जा ने स्लोगन रेज किया, रशिया विल बी फ्री, है ना। तो the 41-year-old was convicted of spreading misinformation about the military and of being affiliated with an undesirable organization also, ओके, जिसको रशिया एक सही ऑर्गेनाइजेशन या उनके नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ की ऑर्गेनाइजेशन मानता है, ओके। तो ये चीज़ अब देखिए यूके ने इसको कंडेम किया है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड कन्विक्शन है, और उन्होंने समन किया रशियन एम्बेसडर को टू मेक क्लियर कि देखिए यूके कंसिडर करता है इस कन्विक्शन को टू बी कॉन्ट्रैरी टू रशियाज इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस इन ह्यूमन राइट्स इंक्लूडिंग द राइट्स टू अ फेयर ट्रायल। अब कारा मुर्जा कौन है? बॉर्न इन 1981 इन मॉस्को, जैसा कि मैंने बताया कि जर्नलिस्ट हैं, और ही हैज़ बिन अ सन ऑफ अ फेमस रशियन टेलीविजन होस्ट ऑल्सो। लेकिन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो एक आउटस्पोकन क्रिटिक है बेसिकली, ठीक है, कारा मुर्जा, ओके। तो ये चीज़ हमें यहाँ पता चलती है। अब देखिए यहाँ पे कारा मुर्जा इज बेस्ट नोन फॉर हिज फियर्स क्रिटिसिज्म ऑफ प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पार्टिसिपेटिंग इन न्यूमरस प्रोटेस्ट्स अक्रॉस रशिया ओवर द years. Many believe that it was because of his uncompromising voice against Putin that Kara Murza was allegedly, इनको 2 बारी पॉइजन भी किया गया है, 2015 में एक बार, 2017 में एक बार। अब आपको पॉइजनिंग वाला इवेंट सोच के ये एक ऑपोजिशन के और लीडर हैं रशिया में, निवाल्नी, उनकी याद आ गई होगी, तो ये भी एक ऑपोजिशन लीडर है, निवाल्नी एंड कारा मुर्जा, सो यू गेट 2 names हियर, ओके। व्हाई वाज ही जेल्ड? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कारा मुर्जा ने बहुत सारी स्पीचेस दी हुई हैं जिसमें उन्होंने रशियन इन्वेजन को कंडेम किया है, ओपनली क्रिटिसाइज किया है अपनी मिलिट्री को, कंट्री की। तो एक इंटरव्यू हो रहा था CNN के साथ, तो उन्होंने बोला कि रशिया इज बीइंग रन बाय अ regime ऑफ मर्डरर्स, है ना, तो ऐसा उन्होंने बोला। Hours after the interview, he was detained by the police in April last year and accused of spreading fake information about the Russian army. A further charge of taking part in an undesirable organization was then added. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। CNN को आपने इंटरव्यू की दिया, इससे भी ऑफ कोर्स एक फैक्टर है यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे जो फाइनल डिफेंस स्पीच क्या होता है ना, कि कोई भी जब आपको कोर्ट में उन्होंने बोला कि देखिए आप एक बारी प्लीड तो कर ही सकते हैं कि एक्विट कर दो मुझे सारे चार्जेस से, तो उन्होंने मना कर दिया कि मुझे एक्विटल नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी मैंने आज तक कहा है मैं बहुत प्राउड हूं कि मैंने वो चीज़ें कही हैं, मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहा, तो आई डू नॉट वॉन्ट टू बी एक्विटेड, मैं नहीं बोलूँगा कि मैंने कुछ गलत बोला, ओके। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देखी है। कारा मुर्जा ने बोला है कि जो मेरा ट्रायल चलाया गया है बिल्कुल वही है जो जोसेफ स्टालिन के टाइम पे हुआ करता था 1930 के आसपास, और वही जो लेट सोवियत एरा में इस तरह के ट्रायल्स होते थे जहाँ कोई फ्री स्पीच डेमोक्रेसी दूर दूर तक कुछ नहीं। तो वही यहाँ पे फिर फैशिज्म वाली चीज़ आ गई कि जोसेफ स्टालिन के एरा को अगर आपने कंपेयर कर दिया, सो पुतिन इज नो लेस देन स्टालिन एज व्हाट मिस्टर कारा मुर्जा सेज, ओके। नाउ दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। ओके अब देखिए डोंट फेल द टेस्ट। आप ये चीज़ जानते हैं कि
जो एक प्रोमिनेंट इलेक्शन प्रॉमिस था बीजेपी का द नॉर्थ ईस्ट, वो ये है कि हमें ग्रेजुअली रिपील करना है आफ्सपा को। आफ्सपा हम बहुत बार डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, और ऑफ कोर्स सिंस यू आर स्मार्टर देन व्हाट क्रिएटर स्पीक्स, है ना, तो आप जानते हैं कि आफ्सपा क्या है, क्यों कंट्रोवर्शियल है, क्यों इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। तो आफ्सपा जो जो करंट रूलिंग पार्टी है सेंट्रल लेवल पे, उनका ये प्रॉमिस रहा है कि हम धीरे धीरे रिपील कर देंगे, ग्रेजुअली विड्रॉ कर करके आफ्सपा को। ठीक है, तो जब से मोदी सरकार हैज वन द ऑफिस इन 2014, तो उन्होंने इस चीज पे काम भी किया है, इस प्लेज पे, इस प्रॉमिस पे, है ना। आफ्सपा को हमने देखा है कि बहुत जगहों से विड्रॉ या रिपील कर दिया गया है, नागालैंड के बहुत सारे पोर्शन से, मणिपुर से, असम से, है ना। तो ये चीज अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इंसर्जेंसी ही जब कम हो रही है तो आफ्सपा की जरूरत ही नहीं है। ये ऐसा जो मोदी सरकार है वो बताती है, और वो इसीलिए बताते हैं कि जब इंसर्जेंसी भी नहीं हो रही, वो हमारी वजह से नहीं हो रही, राइट, एज द गवर्नमेंट पुट इट। ओके, तो यहाँ पे ये चीज बेसिकली, और डेफिनेटली रूलिंग पार्टी को इसकी वजह से एक बहुत ही गुडविल मिली है। ठीक है, और इस वजह से हमने बीजेपी की इलेक्टोरल विक्ट्रीज देखी है नॉर्थ ईस्ट में, है ना। गिवन द फैक्ट, हम यूजुअली समझते हैं कि क्रिश्चियंस वहाँ बहुत हैं, या फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स बहुत हैं, सो द रूलिंग पार्टी वुडंट विन देयर, बट दे आर गेटिंग द सपोर्ट देयर, क्योंकि वो आफ्सपा धीरे धीरे रिपील कर रहे हैं। दे आर बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स देयर, बहुत बड़े बड़े वहाँ पे डिफेंस प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स दे आर विनिंग देयर, राइट। अब यहाँ पे देखिए मार्च में लेकिन क्या होता है, in March, the BJP retained office. Of course, they won Nagaland again with their ally NDPP. However, अब हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हमें तो पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, तो फिर हम वाई आर वी टेकिंग दिस पर्टिकुलर आर्टिकल अप। अब देखिए रिसेंटली क्या हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है कि हम सैंक्शन नहीं देंगे टू प्रोसिक्यूट 30 आर्मी पर्सनल who were allegedly involved in the December 2021 killings of civilians in Oting, Nagaland strike. Okay, बेसिकली क्या हुआ है, आप जानते हैं कि ओटिंग में क्या हुआ था दिसंबर 2021 में। देखिए मैं क्या होता है ना कि हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम और ऑफ कोर्स किसी के पास इतना टाइम नहीं है, सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, किसी को कुछ करना है, किसी को जॉब करनी है, किसी को कुछ अचीव करना है, एवरीबडी, एंड आई एम नॉट सेइंग कि इट इज रॉन्ग, ऑफ कोर्स ऐसा ही है, प्रवृत्ति ऐसी है ह्यूमन की और लाइफ की। पर जिसने फेस किया है ना किसी चीज को, वो हम नहीं समझ सकते, कोई भी नहीं समझ सकता। आप कह सकते हैं, आप जिस जर्नी में हैं आप बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत लोग शायद आपको कह दें कि we understand, you will make it and all of that, but they can't go through the struggles you are going through, and that's true. तो वैसे ही देखिए अब यहाँ पे नागालैंड के जब वहाँ पे 13 इनोसेंट सिविलियंस की जिसमें जान गई, आर्मी ने क्या समझा कि ये एग्रेसर्स हैं एंड ऑल ऑफ दैट, है ना। और उसमें 13 इनोसेंट सिविलियंस को जो डेली वेज बेसिकली लेके आ रहे थे वापस, है ना, तो डेली वेज लेबरर्स वो वापस आ रहे थे अपने घर की तरफ, तो उनको मार दिया गया। ऑफ कोर्स एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या नहीं समझ पाए, ठीक है, तो वो अलग बात है कि जो हुआ। और लेकिन आज भी एक साल जब एनिवर्सरी बनाई गई थी दिसंबर 2022 में, तो आप उसमें से जैसे जैसे जब मैं बता रही हूँ आपको कि डेली वेज लेबरर्स, तो आप सोचिए वो किन फैमिली से बिलोंग करते होंगे। तो उसमें अ फादर वाज देयर, है ना, ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज 2 सन्स, क्योंकि वो उस वैन में थे, तो ही वाज टॉकिंग अबाउट देम के now I'm the only one and my wife is there, so and we are making things work and it's very difficult. Had our sons been there तो शायद आसान हो जाता। धीरे धीरे हम सपना देख रहे थे कि हम थोड़ा फ्री हो जाएंगे, काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी आर स्ट्रगलिंग। देयर वाज दिस पर्सन जो वहाँ पे बच गया, जिसको गोली नहीं लगी, और लेकिन थोड़ा इंजरी वगैरह हुई, मतलब डेथ नहीं हुई, तो लेकिन ही इज सो वीक नाउ, एंड देन वन ऑफ हिज आईज it doesn't work anymore, and a lot of things जो उनके struggles हैं। I'm not talking against army, or I'm not saying anything. All I'm saying is that this is an issue, and this particular आफ्सपा इज डेफिनेटली एन इशू। इफ अगर आप किसी ऐसे कॉलेज से पढ़े हैं जहाँ पे आपके हर डाइवर्सिटी के फ्रेंड्स रहे हैं, तो आप अगर किसी नॉर्थ ईस्ट के संपर्क में आए हैं, किसी नॉर्थ ईस्ट के अपने फ्रेंड के,
because I happen to be one of them. So they are very much against AFSPA and for valid reasons, है ना. तो लेकिन ऐसा नहीं है. देखिए, जब आपसे कभी पेपर में पूछा जाए तो आप या कभी इंटरव्यू में पूछा जाए तो कहीं जगहों पे AFSPA होना चाहिए. और लेकिन बात ये कि रेगुलेशंस लाएं. जैसे यहाँ पे भी क्या है कि अगर 30 आर्मी पर्सनल को इंडिक्ट किया गया है, यानी कि फॉर्मल चार्ज उन पे लगाया गया है एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा, तो इन पे प्रोसिक्यूशन हो, लीगल प्रोसीडिंग तो शुरू हो. प्रोसिक्यूशन ही शुरू करने के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है उन्होंने मना कर दिया है. तो इस लेवल की इम्प्यूनिटी यानी कि इम्यूनिटी जो दी जाती है AFSPA, वो क्रिटिसाइज होती है. AFSPA में क्या गलत है? कुछ नहीं गलत है, बिल्कुल सिक्योरिटी प्रोटेक्ट होनी चाहिए. लेकिन अगर कोई इस तरह का जिसमें इनोसेंट लाइव्स गई हैं लेकिन फिर भी कोई एक्शन ना लिया जाना, तो वो लोगों को काफ़ी एजिटेट करता है. ठीक है, तो वो कुछ चीज़ें प्लग करनी चाहिए. ठीक है, तो ये ऑफ कोर्स यही इस तरह का कुछ लाइन आप भी टोक कीजिए. कभी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए या आप कहीं लिख भी रहे हैं तो टेक अ मिडिल पाथ. ओके, तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी हैं. दी Oting killings in December 2021 caused an uproar, even threatened the Naga peace accord. 13 innocent civilians were killed in the botched army operation 6 when the unit fired on a pickup truck. वही pickup truck van जो मैंने बोला. ठीक है, तो वो उसमें 8 laborers थे और उसमें से बेसिकली 6 लोगों की जान चली गई. तो और साथ में 7 लोगों की जान जो गई वो इस वजह से क्योंकि रिटेलिएशन में वायलेंस हो गई. ठीक है, तो अब सेल्फ डिफेंस में मारना था, तो ये वाली बात हो गई यहाँ पे. ठीक है, तो फिर उसके बाद आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा अप्रोर हुआ, वाइड स्प्रेड. उसके बाद नागालैंड की सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बताई, जैसे कि मैंने आपको बताया, टू प्रोब द इंसिडेंट. तो आर्मी ने अनाउंस किया और साथ ही में आर्मी ने भी अनाउंस किया कि देखिए हम एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो भी गिल्टी होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द रैंक वी वुड टेक एक्शन. ठीक है, तो फिर SIT ने जो सरकार ने बिठाई है नागालैंड की, उन्होंने इंडिक्ट किया 30 मेंबर्स ऑफ आर्मी यूनिट को जो इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे. उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई और फिर जब सेंटर को दिया गया तो बेसिकली सेंटर ने सैंक्शन देने से मना कर दिया कि प्रोसिक्यूशन नहीं चलाई जाए इनके खिलाफ. तो अब देखिए, क्या ये चीज़ आपको AFSPA पे अगर कोई प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए तो आपको भी पता होना चाहिए कि AFSPA के तहत इट इज़ अ प्रोसीजर कि सेंटर हैज़ टू सैंक्शन प्रोसिक्यूशन ऑफ द इंडिक्टेड आर्मी पर्सनल. ठीक है, दिस इज एन एसेंशियल प्रोसीजर अगेंस्ट AFSPA, अंडर AFSPA. ठीक है, तो ये क्योंकि ऐसी न्यूज़ है और यही बेसिकली आपके लिए प्रीलिम्स की एक स्टेटमेंट बन जाती है. लास्ट वीक द DGP's offices in Nagaland issued a statement that the center had denied sanction. This is tantamount to backtracking on the promise the government had made to citizens after the killings. And you know very well the Home Minister talking and all that. So that it would ensure justice and fix accountability. तो देखिए, अगर आप अपने GS4 में लिख रहे हैं, वहाँ अकाउंटेबिलिटी पढ़ते हैं, so you write about it. ओके, अगर वी होप वैसे तो ऐसा हो जाएगा, द गवर्नमेंट वुड डेफिनेटली फिक्स इट अप. पर अगर ऐसा नहीं होता सो दिस इज अ पॉइंट जो आप लिख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि किया तो किसी भी रैंक के किसी भी ऑफिसर ने कुछ भी किया हो, अकाउंटेबिलिटी हैज टू बी फिक्स्ड. द सेंटर्स okay on the matter also turns the spotlight once again on the AFSPA. It is deemed draconian because it contains, वही draconian इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें ऐसे provisions हैं जो टोटल प्रोटेक्शन देते हैं पर्सनल को. वो किसी भी ऑपरेशन में, कोई भी एनकाउंटर में लीगैलिटी हो उनके एक्शन की नहीं हो, इलीगल हो, तब भी कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलती है आर्मी पर्सनल को. तो ये क्रिटिसाइज किया जाता है. क्रिटिक्स हैव कॉल्ड फॉर द रिपील ऑफ द एक्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट ब्रीड्स impunity and makes it near impossible to fix accountability when personnel are involved in the criminal acts. These aspects have been flagged repeatedly in Jammu and Kashmir, Manipur, Assam, नागालैंड. ठीक है, जिनमें बहुत ज़्यादा AFSPA से रिलेटेड बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं इनके. वोटिंग केस एक अपॉर्चुनिटी है केंद्रीय सरकार के लिए कि वो इस पे जो बुरी जो धारणाएं हैं AFSPA के आसपास उसे हटा सकते हैं. सो दे शुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. ओके, अब देखिए, दिस इज नॉट रेलेवेंट, आई वाज जस्ट रीडिंग इट आउट ऑफ माय ओन क्यूरियोसिटी. ओके, Monks from 30 nations to attend Buddhist summit, says government. अब देखिए, यहाँ पे हम इसे क्यों डिस्कस कर रहे हैं. ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी रेलेवेंट. बुद्धिज्म पे क्वेश्चन आता ही आता है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, है ना. तो बुद्धिज्म पे डेफिनेटली इस बार GS1 के, और देखिए प्रीलिम्स में तो आएगा ही, पर GS1 के पर्सपेक्टिव से और इम्पॉर्टेंट हो जाता है बुद्धिज्म आपके लिए. क्यों? क्योंकि जो दलाई लामा जी से रिलेटेड हम कंट्रोवर्सी देख रहे हैं इतना, और उस वजह से
काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको बुद्धिज्म स्टैंड्स फॉर पीस और ऐसे कुछ सिंबल्स और ये सब कुछ पढ़ के जाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक 2 दिन की ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट होने वाली है भारत में, विच इज़ टू बी इनॉग्रेटेड बाय अ प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो जो यूनियन कल्चर मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी, उनका कहना है कि देखिए हम अभी भी होपफुल हैं कि दलाई लामा जी वुड अटेंड द इवेंट, मे बी वर्चुअली करें पर कर सकते हैं। अभी कंफर्म नहीं है, क्यों? इस वजह से नहीं कि प्रोटेस्ट वगैरह चल रही हैं, इस वजह से क्योंकि उनके हेल्थ कंसर्न्स हैं। तो वो लेकिन हम में होप है, ऐसा नहीं है कि हम रूल आउट कर रहे हैं कि नहीं अटेंड कर पाएंगे वो, सो वी आर वेरी होपफुल, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इवेंट हम बहुत ही होलिस्टिकली कवर करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं या स्कॉलर्स हैं वो 30 डिफरेंट कंट्रीज से आ रहे हैं। 150 delegates from across the country and 171 from abroad are expected to attend this 2-day summit, जिसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कल्चर मिनिस्ट्री प्लस एक एनजीओ है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, IBC और कल्चर मिनिस्ट्री मिलके ये बुद्धिस्ट 2 दिन की समिट जो है होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ लिखी है। और थीम क्या है समिट की? बुद्धिस्ट रिस्पॉन्स टू द मोस्ट प्रेसिंग चैलेंजेस इन द वर्ल्ड टुडे। नाउ दिस इज एग्जैक्टली द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड आपके पेपर में, कि आज की जो प्रेसिंग चैलेंजेस ऑफ द वर्ल्ड हैं, आज के वॉर चल रही है रशिया यूक्रेन में, आपको एग्जांपल दे रही हूँ मैं, क्या क्या आप लिखेंगे, हाउ विल यू टो द लाइन, ओके। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्लाइमेट चेंज दिस दैट, है ना, तो या फिर ह्यूमैनिटेरियन क्राइम्स, ऐसा कुछ भी। तो क्या बुद्धिस्ट अगर हम एक वे ऑफ लाइफ जिए तो इन प्रेसिंग चैलेंजेस जो आज के वर्ल्ड के हैं उसका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए हमारा, okay. तो and it will highlight the cultural and diplomatic significance, as you know very well, birthplace of Buddhism। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबको इनवाइट करें, ओके। तो बहुत सारे रीजन से, वियतनाम, US, श्रीलंका, ब्राज़ील, लाओस, बहुत सारी कंट्रीज से लोग आने वाले हैं। अब देखिए इसी के साथ में मैं आपको एक और आर्टिकल द हिंदू का बताना चाहूँगी, शट डाउन प्रोटेस्ट रैली इन लद्दाख अगेंस्ट बिड टू डिफेम दलाई लामा। आप जानते हैं कि हमने ये पूरी कंट्रोवर्सी, और ऑफ कोर्स आपको अभी तक तो सब पता ही है क्या वीडियो वायरल हुई क्या नहीं, लेकिन अब आप देखिए जिस लेवल का सपोर्ट, आई थिंक कल तो यूट्यूब वॉज कम्प्लीटली, मतलब एक वीडियो के बाद एक वीडियो, एक वीडियो के बाद एक वीडियो, तो कि वी स्टैंड विद दलाई लामा, लॉन्ग लिव दलाई लामा। तो जिस एक्सटेंट का सपोर्ट मिल रहा है और जिस एक्सटेंट का शेम ऑन द मीडिया, स्टॉप डिफेमिंग आवर गुरु, है ना, तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल यू गेट अ क्वेश्चन एंड यू कैन डेफिनेटली गेट अ क्वेश्चन ऑन इट। क्यों? क्योंकि डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़, मीडिया, ये इतने रेलेवेंट टॉपिक्स हो गए हैं, गिवन द फैक्ट अभी हमने तमिलनाडु के केस में क्या देखा, तमिलनाडु में जो लेबरर्स थे कैसे फेक वीडियोस वायरल हुई, फैक्ट चेकर्स ने बता दिया अब तो, है ना, और उनके खिलाफ केस भी हो रहा है। तो खैर यूपी बिहार के जो लेबरर्स हैं दे क्विट देर से, वो जा रहे हैं तमिलनाडु से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिंदी इम्पोजिशन होती है। और एक नाइजीरिया की कोई वीडियो थी, जैसे हमने डिस्कस भी किया था, तो नाइजीरिया के उसमें क्योंकि बहुत सारे इंडियंस वहाँ भी काम करने गए हैं, डेली वेज पे वहाँ भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ बॉम्ब सा फट रहा है और कुछ ऐसी नॉर्मल गैंगस्टर वर्सेस गैंगस्टर की राइवलरी है, लेकिन उसको कैसे मैनिपुलेट करके ऐसे दिखाया है कि देखिए तमिलियंस आर से बीटिंग अस एंड दे वुड किल अस, है ना, सो रश में लोग बाहर जा रहे हैं, है ना, देखिए, और होली की वजह से जा भी रहे थे, खैर, तो उसको ऐसे दिखा दिया कि इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि, और फिर लेकिन अब ये धारणा बन गई कि बहुत सारे बिहार के और यूपी के जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं, बहुत बड़े बड़े, इनफैक्ट अब फेक न्यूज़ ऐसी एक चीज़ है कि वो क्या फेक न्यूज़ है कभी कभी डिस्टिंग्विश करना इतना मुश्किल हो जाता है, ऑल परवेसिव थिंग बन चुकी है। तो उसके फर्स्ट पेज पे आया है कि देखिए इस तरह की कोई चीज़ हो रही है, ऑल्दो इट वाज अ फेक न्यूज़, पर वी नेवर नो, है ना। तो इस वजह से तो ये बेसिकली आप जब ऐसा एग्जाम्पल लिख रहे हैं तमिलनाडु माइग्रेंट वीडियोस, है ना, या फॉर्ज तमिलनाडु माइग्रेंट वीडियोस, तो एक एग्जाम्पल ये भी लिखिए, ठीक है, कि कैसे जो इन तरह की वीडियोस हैं या मीडिया पे किस तरह की डिसइंफॉर्मेशन की एलिगेशंस लगती हैं, तो आप बिल्कुल दलाई लामा जी की ये कंट्रोवर्सी के बारे में लिख सकते हैं। Okay, Buddhist as well as Muslims participated in a shutdown in Ladakh। जैसे बहुत सारी, सिर्फ लद्दाख नहीं, धर्मशाला, स्पीति, बहुत सारी जगहों में ऐसा हुआ, ठीक है। जो प्रोटेस्ट्स हमने देखी हैं कल परसों कि ये एक अटेम्प्ट किया जा रहा है, कॉन्स्पिरेसी है टू डिफेम आवर गुरु द बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा आफ्टर द रीसेंट कंट्रोवर्सी
stoked by our video. Hundreds of locals assembled at Polo Ground Leh and raised the slogans "Long live Dalai Lama." जैसे कि मैंने आपको बताया, they had tears in their eyes and they're crying, while they speak of their guru. So I'm not, saying anything. It's for you to see. It's for you to decide what is important, what is relevant for you. I just have to pick up the news and have to convey to you as it is. That's exactly what my job is. The demonstrators were demanding an official inquiry to identify people who allegedly spread. तो वही जो demonstrators की demand क्या है कि एक official inquiry हो, क्योंकि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे हर धर्म की respect होती है, तो बिल्कुल होती है, तो एक इंक्वायरी बैठे और जो लोग ये स्प्रेड कर रहे हैं अनवेरीफाइड वीडियोस को अबाउट दलाई लामा और हमारे जो सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं बुद्धिस्ट की अक्रॉस द वर्ल्ड, पता चले ये कौन लोग हैं. ठीक है. A protest was observed in all parts of Ladakh. All social and religious groups supported the protest. The protest is against the disinformation campaign launched against His Holiness Dalai Lama. We condemn the act of circulating the unverified video. It has hurt our sentiments and has the potential to create a. इन्होंने ये कहा कि देखिए अगर एक इंक्वायरी ना बैठी और जो भी गुनहगार है या जो भी इनका कहना है वो नहीं सामने आए या चीज़ें सही नहीं सॉर्ट आउट होती है, अपॉलॉजी नहीं मिलती है, जो भी, तो एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ही क्रिएट हो सकती है. तो इसीलिए ये क्योंकि न्यूज़ आने वाले समय पे कुछ बड़ी बनती है या जो भी होता है, तो आपको इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो पता होना चाहिए. ओके. तो एक बेसिकली यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस का एक और आर्टिकल रह गया है, फिर उसके बाद द हिंदू के सारे आर्टिकल्स हम देखेंगे. अब आपको याद होगा कि भटिंडा में जो मिलिट्री एरिया में मिलिट्री स्टेशन में हमने रिसेंटली क्या देखा था, किलिंग्स देखी थी और कई लोगों ने बोला कि टेररिस्ट एक्ट हो सकता है, तो मिलिट्री ने साफ साफ कह दिया था ये फ्रैक्ट्रीसाइडल किलिंग्स है, यानी कि अपने ही किसी बंदे ने की है और किसी पर्सनल रीज़न की वजह से की होगी और ये टेररिस्ट अटैक नहीं है. तो फाइनली एक सोल्जर को अरेस्ट कर लिया गया है फॉर भटिंडा किलिंग्स. ठीक है. तो देखिए बेसिकली यहाँ पे ऑफिशियली तो नहीं बताया गया, जो बेसिकली जनरल हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस कर रहे हैं वो उन्होंने बस इतना कहा कि देखिए हमसे सवाल मत पूछिए, बस एक पर्सनल मैटर है, पर्सनल रीजंस है, वो हम आपको नहीं बता सकते, बस इतना बता सकते हैं पर्सनल रीजंस है. लेकिन बहुत सारे सोर्सेज हैं पुलिस में ये बताते हैं कि जो सोल्जर है उन्होंने रिवेंज लिया है जब वो सो रहे थे, बेसिकली 4 सोल्जर्स उनको मार के. क्यों? क्योंकि उनको सेक्सुअली अब्यूज किया गया था, हरास किया गया था उस सोल्जर को. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं. अब फाइनली उनको अरेस्ट कर लिया गया है. तो लेट्स जस्ट लुक एट अदर आर्टिकल्स नाउ. अब देखिए ये आर्टिकल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये मेरी आपको सजेशन है, आई वुड जूम थिंग्स. अगर आप अपनी न्यूज़पेपर्स खुद पढ़ते हैं, आई डोंट नो हाउ यू कवर अप थिंग्स alongside these videos. If you don't have an access or subscription to your newspapers, personal newspapers, I would zoom this particular map और जो भी और नीचे 6 मैप्स हैं, आप प्लीज़ एक उसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए क्योंकि आपके मेंस में आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही अच्छा मैटर है. जामनगर टू कांचीपुरम मैपिंग इंडियाज एक्सपोर्ट हॉटस्पॉट्स. अब क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्या है ना, यहाँ नहीं लिखा पर दिस इज हाउ यू डिराइव थिंग्स, दिस इज हाउ यू गेट बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग्स फ्रॉम एवरीवेयर, राइट. तो जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है ना, इस तरह की चीज़ें में आप ये ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन ही आ जाए कि कैसे हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को या फिर कौन कौन से इंडिया के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें डिफरेंट एक्सपोर्ट पोटेंशियल, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे? मैप बनाओ कि कांचीपुरम में स्मार्टफोन्स का पोटेंशियल है कि वहाँ से, और ऑब्वियसली वो एक्सपोर्ट हब है भी रिसेंटली, या फिर जामनगर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, तो ये आप उसको और प्रमोट किया जा सकता है. दिस इज हाउ यू वुड से इलेबोरेट योर पॉइंट्स. ओके. तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं. पहले थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं फिर मैप्स देखेंगे कि जो गुजरात का जामनगर है ये टॉप एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट है भारत का 2023 की अगर हम बात करें, क्योंकि इंडिया के सारे एक्सपोर्ट्स को अगर हम वैल्यू टर्म्स में देखें उसका 24% इंडिया के एक्सपोर्ट्स का वो एक डिस्ट्रिक्ट से जा रहा है, वो है जामनगर. ठीक है. जो गुजरात का सूरत है वो 2nd नंबर पे आता है और महाराष्ट्र का मुंबई 3rd नंबर पे. ऑफ कोर्स लेकिन ये बहुत ही डिस्टेंट 2nd और 3rd है. 4.5% ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स अकाउंट करते हैं, विच इज नथिंग व्हेन वी कंपेयर इट विद 24% ऑफ जामनगर. ठीक है. तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. और भी बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट यहाँ बने हुए हैं. अब देखिए जो मैप 1 है, इट शोज द डिस्ट्रिक्ट दैट फॉर्म द हाईएस्ट शेयर ऑफ स्टेट्स एक्सपोर्ट्स.
ओके तो जो डिस्ट्रिक्ट बेसिकली एक पर्टिकुलर स्टेट के हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे कांचीपुरम फॉर्म 33% ऑफ तमिलनाडुज एक्सपोर्ट्स, द हाईएस्ट शेयर अमंग ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स। अब मैं आपके लिए मैप्स दिखा देती हूँ एक बार और समझा भी देती हूँ कि क्या है। ठीक है, देखिए एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जितना बड़ा सर्कल उतना बड़ा बेसिकली एक स्टेट में से उसका कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट्स के टर्म्स में। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आप ये बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, कि कैसे यहाँ पे जो जामनगर है उसमें से पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स है ना, और उसके बाद मुंबई में प्रेशियस स्टोन्स एंड ज्वेलरी, फिर उसके बाद दक्षिण कन्नड़ा फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स अगेन एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे कांचीपुरम में स्मार्टफोन्स। ठीक है, ईस्ट गोदावरी यहाँ देखिए शिप्स एंड बोट्स। ओके, आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो, और अगर हम यहाँ देखें बेगूसराय अगेन फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, बिहार। ओके और क्या, रायपुर अगर हम बात करें तो रायपुर में राइस, इंदौर में मेडिकामेंट्स। तो यहाँ पे आपके लिए इंदौर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड एक्सपोर्ट पोटेंशियल, क्योंकि हम फार्मा हब बनना चाहते हैं। तो वो नाम ही पूछा है एक्सपोर्ट पोटेंशियल, मैप ड्रॉ कर दो जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, कि ये फार्मास्यूटिकल रीजन हैं, वी शुड प्रमोट दैम एंड ऑल ऑफ दैट, सो यू गेट योर मैटर दिस वे। तो ये सारी चीज़ें, जयपुर में प्रेशियस स्टोन्स एंड ज्वेलरी अगैन जो बेसिकली मुंबई में हो रहा है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब ये भी आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में अगर पूछा जाए तो जामनगर है जैसे हमने देखा, फिर मुंबई है, दक्षिण कन्नड़ा भी है, बेगूसराय भी है। ठीक है, तो पेट्रोलियम पे पूछा जाए तो ये बना दीजिए। अगर हम पूछे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स तो यहाँ पे सोलन है हिमाचल प्रदेश में, अहमदाबाद है गुजरात में, फिर उसके बाद यहाँ तेलंगाना में है मेचल मलकाजगिरी। ठीक है, फिर विशाखापट्टनम भी है आंध्र प्रदेश में, तो ये बना दीजिए। ठीक है, अगर हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स इन सारी चीज़ों की बात करें तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटली। तो आप यहाँ पे गुरुग्राम है। ठीक है, गुरुग्राम है हरियाणा में, तो आप डेफिनेटली ये बना सकते हैं। फिर उसके बाद औरंगाबाद है। ओके, पुणे एंड ऑल ऑफ दैट, ये सारी चीज़ें आप ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग विद माय कर्सर एंड व्हाई इट इज़ नॉट स्टॉपिंग। तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं स्मार्टफोन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि स्मार्टफोन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक बहुत ही प्रॉबेबल टॉपिक है जो आपको प्रिपेयर करके जाना है। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध नगर जो है यूपी, विच इज़ वेरी नियर टू दिल्ली ओनली, है ना, गुजरात में कोलार जो रीजन है कर्नाटका का, वो इट्स वेरी रेलिवेंट। ठीक है, और यहाँ पे सारी चीज़ें ये लिखी हैं। ओके, गॉड what is happening, I don't know. Precious stones and jewelry, तो बस वही सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं जो आप बिल्कुल यहाँ पढ़ सकते हैं। अब देखिए हम इसी से ऑपरेट कर लेते हैं। और कौन कौन सी न्यूज़ हैं जो आपको कवर करनी है, लेट्स जस्ट लुक एट देम। ये हम देख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें पता चलता है दैट डिमांड फॉर सेम मैरिज रिकग्निशन इज अर्बन एलिटिस्ट व्यू सेंटर। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है, और आज तो ये हियरिंग चल भी रही है, कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने ये कहा है कि देखिए जो ये डिमांड है फॉर लीगल रिकग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज, ये जो आपके पास पिटिशंस आई हैं ये तो सिर्फ सिर्फ अर्बन एलिटिस्ट व्यूज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। और जो पार्लियामेंट है वहाँ पे इसका इससे रिलेटेड बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट में अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल, सेमी रूरल हर एक सेक्शन को वॉइस मिलती है। तो वहाँ पे इसकी डिस्कशन हो, डिफरेंट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या सबका स्टेक होल्ड है इसमें। तो आप जो सुन रहे हैं वो सिर्फ कुछ चंद सेक्शन है जो चाहते हैं। और अगर आप इसको रिकग्निशन दे देते हैं मैरिज को इस तरह की जो सोशली एक्सेप्टेबल भी नहीं है, इट वोंट बी अ गुड थिंग। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। ओके, अब हम बाकी देख लेते हैं। I don't even know how to stop this video now because I don't know what has gone wrong. Okay, now Russia, आप जानते हैं कि
विजिटिंग रशियन जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है एंड मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री एंड ट्रेड डेनिस वैलेंटिनोविच मांटुरोव, इनका ये कहना है कि देखिए हम एक्नॉलेज करते हैं कि ऑल्दो हमने जो रूपी या रूबल का जो ट्रेड सेटलमेंट का तरीका है वो अपना तो लिया है, पर हमारे बीच में ट्रेड इम्बैलेंस इतना है कि आप इंडिया केवल इंपोर्ट ही इंपोर्ट करता जा रहा है क्रूड ऑयल को डिस्काउंटेड प्राइसेस पे रशिया से, है ना। तो जो वॉस्त्रो मैकेनिज्म हम लेके आए हैं टू डील विद इट, राइट, के वॉस्त्रो मैकेनिज्म से हम एक दूसरे को रुपी और रुबेल में पेमेंट कर देंगे, तो इट डजंट वर्क लाइक दैट, क्योंकि ट्रेड इम्बैलेंस है। देखिए अब वॉस्त्रो अकाउंट के बारे में जानते हैं, मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ आपको। तो इसीलिए अब रशिया ने कहा है कि इसीलिए हम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं अपना, हम भी इंपोर्ट करना शुरू करेंगे इंडिया से। वॉट वुड वी इम्पोर्ट, हम आपके मशीनरी और इन तरह की चीज़ें, क्योंकि हम वेस्ट को रिप्लेस करना चाहते हैं अब इंडिया से। तो उन्होंने एक्नॉलेज किया है। ओके, क्यों आए हैं वो, बेसिकली टू को चेयर द 24th रशिया इंडिया इंटरगवर्नमेंटल Commission IGC meeting on Tuesday with External Affairs Minister S. Jaishankar, which is expected to review defense, energy, agriculture cooperation between the two countries that have seen issues related to deliveries and payments due to war in the Ukraine. तो अब देखिए इन्होंने बोला कि जैसे हमारे साथ अगर हम चाइना का केस देखें तो वहाँ पे है, चाइना के केस में हम भी इंपोर्ट करते हैं, वो भी बहुत कुछ इंपोर्ट करते हैं, सो इट वर्क्स देयर। तो हम डॉलर को एस्केप कर पा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि 50:50 का रेशो है। चाइना का अगर हमारा ट्रेड डॉलर 200 बिलियन है तो डॉलर 100 बिलियन वो इंपोर्ट कर रहे हैं, डॉलर 100 बिलियन हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा इंडिया के केस में नहीं है। इंडिया के केस में सिर्फ हम ही इंपोर्ट करते जा रहे हैं, यानी कि इंडिया ही इंपोर्ट करते जा रहा है। अब लास्ट आर्टिकल रह गया है यहाँ पे, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बांग्लादेश टू पे रशिया इन युआन फॉर न्यूक्लियर प्लांट विच इज़ ऑफ सम कंसर्न फॉर अस। अब देखिए आप जानते हैं और हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि बांग्लादेश के केस में पावर आउटेजेस एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कंसर्निंग है। वहाँ पे बहुत बार पावर चली जाती है, और क्योंकि बांग्लादेश ऑल्दो एक डेवलपिंग देश है, इट्स ऑफ कोर्स राइजिंग, लेकिन पावर आउटेजेस एक ऐसा टॉपिक है जो वहाँ के लिए बहुत कंसर्निंग है। तो वो न्यूक्लियर प्लांट्स बिल्ड कर रहे हैं, तो जो 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बन रहे हैं उसमें से एक जो है वो रशिया की एक स्टेट ओन्ड एटॉमिक कंपनी है रोजाटम, उसकी सहायता से बना रहे हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने लोन दिया है जो 28 सालों में रीपे करना है बांग्लादेश को। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे लेकिन आप डॉलर में पे कर नहीं सकते, तो रशिया ने कहा कि आप रुबेल में कर दो, रूबल में कर दो या फिर, तो लेकिन वो उनके लिए पॉसिबल नहीं है बांग्लादेश के लिए। तो बांग्लादेश ने कहा है कि हम किस में पे करेंगे, चाइनीज युआन में। ओह, दिस इज़ वेरी कंसर्निंग फॉर अस बिकॉज जब बहुत ऑल्दो ये देखिए मैं आपको बहुत बार पहले भी बोल चुकी हूँ, ये एक आइडियलिस्ट चीज़ है कि डी डॉलराइजेशन हो जाएगी एक ही महीने में या 2-3 सालों में, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अगर एक करेंसी को इतनी बड़ी ग्लोबल करेंसी बनना है, अगर युआन फॉर एग्जांपल, तो उसको पहली बात तो बहुत सारी कंट्रीज के फॉरेक्स रिजर्व्स में प्रेजेंट होना चाहिए, जो युआन के केस में नहीं है इतना ज़्यादा। बहुत ही कम कंट्रीज हैं, कुछ पाकिस्तान है, कुछ इधर उधर थोड़ा बहुत। तो दैट इज़ ऑफ कोर्स अ थिंग। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड आई डोंट नो हाउ टू से इसको बंद कैसे किया जाएगा। Oh God.